हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 10 चल ही रहा है और हम उसके अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कल जो हमने मुख्य रूप से बात की थी वो प्रकाश संश्लेषण की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया लाइट रिएक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जो कुछ बच्चे बिल्कुल मतलब फ्रेशर आते हैं, जैसे एक दिन वीडियो देखते हैं, कहते सर समझ में नहीं आया। अरे भाई, पूरे कंसेप्ट को समझा करो, उससे पहले की प्रीवियस वीडियो देखा करो जो इससे रिलेट होती है। समझ में आ गई बात? हाँ, देखिए कल जो हमने लाइट रिएक्शन के बारे में बात की थी, एक बार मैं इसको फिर दोबारा से बता रहा हूं कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसका उद्देश्य क्या था? एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण करना। ठीक है, और कई बच्चे सर थ्योरी लिखाओ। अरे कभी भी आप देखना किसी भी वीडियो में जो हाई लेवल की क्लास होती है उनमें थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। समझ में आ गई बात? जो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं वो विदाउट थ्योरी के ही होते हैं। आप पहले कंसेप्ट को समझो और फिर इसको थ्योरी को पढ़कर उसको रिलेट किया करो। समझ में आ गई बात? हाँ, देखिए भाई, अब दोबारा से आप टॉपिक से जुड़ जाइए, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना मेरी बात को। आज की भी क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपनी पूरी लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको लाइट रिएक्शन समझ में आएगी। और आज की जो वीडियो है उसमें से 100% एक 4 नंबर का इस साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो लाइट रिएक्शन से ही आने के चांस है। ठीक है, आइए दोबारा से जुड़िए टॉपिक से। देखो, कल मैंने आपको साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन के बारे में बताया था, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। एक बार मैं इसको अभी थोड़ा सा बता दूं तो देखिए कि भाई चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, उसमें पीएस फर्स्ट भाग लेता है। क्या लेता है? पीएस फर्स्ट। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई आखिर ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो कोई जो फ्रेशर बच्चा है उसको कैसे समझ में आ जाएगा कि ये पीएस क्या होता है? समझ में आ गई बात? तो ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो लिंक टॉपिक है सभी, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखा करो, तब कोई बात किया करो। देखिए भाई, चलो अब ध्यान से समझना, है ना। साइक्लिक, एक मिनट में बच्चों को थोड़ा, हाँ देखिए, छोटे बच्चे थे खेल रहे थे, है ना। पहले आप भी तो खेलते थे लुका छिपी, है ना। हाँ, देखिए भाई, दोबारा से जुड़ना और ध्यानपूर्वक समझना। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की मैं बात करूं तो उसमें पीएस फर्स्ट भाग लेता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सूर्य होता है इसके पास प्रकाश ऊर्जा होती है। ये प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में क्लोरोफिल के अणु के पास जाती है और ये क्लोरोफिल के अणु हो जाते हैं एक्साइट। उत्तेजित होने के बाद ये सूर्य है, ये अपनी ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे क्लोरोफिल के अणु और सहायक अणु जिसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। करते नहीं करते? तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है
कि ये जो क्लोरोफिल के अणु हैं वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर के पास, ठीक है। और ये रिएक्शन सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है जिनको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसे हम आयरन सल्फाइड कह के चलते हैं, वो ग्रहण करता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है वो फेरिडॉक्सिन ग्रहण करता है। फेरिडॉक्सिन से ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास जाते हैं, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये एटीपी का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने, ध्यान समझिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने साइटोक्रोम B6 और F के मध्य एटीपी का फॉर्मेशन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है और ये है डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट से यदि आप एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो बताइए ट्राइफॉस्फेट बनेगी कि नहीं बनेगी? यही ऊर्जा है ना। तो साइटोक्रोम F से ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाते हैं जिसको हम प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। अब यहां जब ये प्लास्टोसाइनिन के पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब कैसे हैं? एनर्जी लेस हैं, जिनके पास ऊर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके पास जो प्रकाशीय ऊर्जा थी उसका प्रयोग इन्होंने एटीपी के रूप में कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन से वापस कहां पहुंच गए? अपने रिएक्शन सेंटर के पास। तो एक बात को ध्यान से समझिए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से उत्सर्जित हो और वापस उसी स्थान पर आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अच्छा, चक्रीय तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और वापस घूम फिरकर यहीं तक आ गए, ये तो है चक्रीय। लेकिन फास्फोरिलीकरण क्या है? मैं कई बार आपको डेफिनेशन बता चुका हूं फास्फोरिलीकरण की, कि भाई प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर एडीपी से एटीपी का निर्माण करना ही फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तो आप देखिए, क्या यहां पर प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग कर एडीपी से एटीपी बनाया कि नहीं बनाया? तो यहां पर फास्फोरिलीकरण हो रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। समझ में आ गई बात? अब देखो, ध्यान समझना। अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग की थ्योरी नहीं पढ़नी है भाई। समझ में आ गई बात? आपको केवल पीएस फर्स्ट और चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ना था, तब आपको ये पूरी बात समझ में आती। ठीक है भाई? हाँ, चलिए, अब ये तो कल हमने देख लिया, और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, जिसकी अब हम डिटेल में बात करेंगे। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन बोल के चलते हैं, रिलीकरण। देखिए भाई, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया भाई, आप हेडिंग पर पहले ध्यान दिया करो। ये क्या कह रहा है? अचक्रीय। तो अचक्रीय का सीधा सा मतलब तो ये होना चाहिए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से उत्सर्जित हो रहा है, यदि उसी स्थान पर वापस लौटने की बजाय किसी और दूसरे स्थान पर चला जाए तो हम इसे नॉन साइक्लिक बोलेंगे। बताओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नॉन साइक्लिक बोलेंगे ना। तो बस इसी बात को आप याद रखना कि भाई साइक्लिक में तो
जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वापस वहीं आ जाते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक में जहां से उत्सर्जित होंगे वहां पर वापस नहीं लौट के आएंगे। बस यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अब समझो फिर ध्यान से। इस अचक्रीय को जैसे ही आप समझ जाएंगे आपकी पूरी लाइट रिएक्शन कंप्लीट मान लेना। फिर मैं इसको तरीके से आपको बताऊंगा रिलेट करके थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, हाँ ध्यान से समझो अभी इसको। देखिए ये जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है जिसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। एक बात याद रखो, चक्रीय में केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है, जबकि अचक्रीय में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हमें करनी है वो पीएस सेकंड से करके चलनी है। ठीक है, तो ये आप जानते ही ये क्या है, ये पीएस सेकंड है, ये क्लोरोफिल इकाई अणु होता है। ठीक है, ये हमारा वही सूर्य, ये अपनी एनर्जी को किसके रूप में, फोटोन के रूप में, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल का अणु, कैरोटीनॉइड्स जिनको हम सहायक वर्ण कह के चलते हैं। तो वो इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके इस ऊर्जा को किसके लिए देंगे, रिएक्शन सेंटर के लिए देंगे कि नहीं देंगे। वही बात है जो हमने साइक्लिक में पढ़ी थी। तो यहां देने के बाद ये जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा जैसा कि साइक्लिक में किया था। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके पास क्या है, एनर्जी। क्या है इनके पास, एनर्जी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पीएस सेकंड होता है उसके पास वाटर रिडक्टेज एंजाइम होता है, अर्थात जल को तोड़ने वाला एंजाइम भी होता है। ठीक है, क्या होता है इस पीएस सेकंड के पास, जल को तोड़ने वाला एंजाइम, जिसको आप क्या कहते हैं, वाटर रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रक्रिया हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है कि भाई सूर्य की प्रकाश को क्लोरोफिल के अणु एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होते हैं। उस ऊर्जा को ये अपने रिएक्शन सेंटर के पास देते हैं और रिएक्शन सेंटर क्या करता है, उस ऊर्जा से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को जिनके पास प्रकाशिक ऊर्जा होती है उन्हें उनके प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब चक्रीय का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था, आयरन सल्फाइड। लेकिन जो अचक्रीय है उसका जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो थियोफाइटिन होता है। क्या होता है, थियोफाइटिन। मैं इसका नाम लिख देता हूं, थियोफाइटिन। अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्राही पड़ जाएंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है प्लास्टोक्विनोन। क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, चलो उसी के तरह आप कर लो, चाहे जैसे देख बात समझो, हमारी बुक में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को एक साथ लिख दिया है और ATP का निर्माण यही कर दिया है। या तो आप बिल्कुल ऐसे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप पहले की तरह कर दो जो आपने चक्रीय में किया था। ATP का निर्माण हमने साइटोक्रोम B6 और F के मध्य किया था ना, उसी प्रकार कर दो। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। तो चलो हम तो बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो प्लास्टोक्विनोन से ये 2 इलेक्ट्रॉन
जिनके पास क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा, जैसे ही वो साइटोक्रोम B6 और F के पास जाते हैं तो ये वही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेस, ऊर्जा रहित, क्योंकि ऊर्जा तो इन्होंने एटीपी बनाने में प्रयुक्त कर दी। अब ये जो ऊर्जा रहित इलेक्ट्रॉन है, और एक बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर से निकले थे तो यहां भी एक होल हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कि नहीं हुई, तो इसकी कमी को भी हमें पूरा करना है। और ये जो एनर्जी लेस इलेक्ट्रॉन है, इनको एनर्जी भी दोबारा से, अर्थात मैं कहूं रिचार्ज करना है। ठीक है, एक बात समझो, अब यहां इलेक्ट्रॉन जो हैं P680 से निकले, यदि ये वापस यहीं पर आ जाए तो भैया ये साइक्लिक हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक। तो मैं आपको बता दूं कि यहां कौन सी घटना होती है, ध्यान से अब समझना। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो PS सेकंड होता है उसके पास जल को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 2H2O, ये जल के दो अणु हैं। क्या है ये, जल के दो अणु। अभी आपको ये भी समझ में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं अभी बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। ये जो जल के दो अणु हैं वो मैग्नीज और क्लोराइड, बात समझना, जल के दो अणु मैग्नीज और क्लोराइड आयंस की उपस्थिति में इस PS सेकंड की प्रकाशिक ऊर्जा की सहायता से इसका प्रकाशिक अपघटन होता है जल का। आपने प्रकाशिक अपघटन की रिएक्शन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, कि यदि किसी भी यौगिक को आप प्रकाश की सहायता से विखंडित कर रहे हैं तो आप उसे प्रकाशिक अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जल का अणु है, ये जल का अणु PS सेकंड के पास होता है क्योंकि इसके पास वाटर रिडक्टेज एंजाइम है, और मैग्नीज और क्लोराइड आयंस की सहायता से ये जो जल के अणु हैं वो कुछ इस प्रकार टूटते हैं। ध्यान से समझना, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का अणु। नहीं है आपको बात समझ में? याद कीजिए, जब हमने फोटोसिंथेसिस का समीकरण पढ़ा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। बनते नहीं बनते? और आपको याद हो तो वॉन नील नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने, हालांकि ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, अब एक बात समझना, मैंने कहा था आपसे नीट में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांटों में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो किस घटक से होता है, तो CO2 से नहीं होकर H2O से होता है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से समझो, यदि मैं यहां पर जल का एक अणु लूं तो आप मुझे बताइए, क्या आप यहां पर ऑक्सीजन का अणु बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए यहां जल के कितने अणु होते हैं? 2। यदि मैं एक जल का अणु लूं तो यहां ऑक्सीजन का परमाणु बनता है, ना कि ऑक्सीजन का अणु। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसीलिए आपको कितने जल के अणु लेने हैं? 2H2O। और ये प्रकाशिक अपघटन से
4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन के, अच्छा यहां दिखाई दे रहा है क्या, 1 ऑक्सीजन के अणु में ये बदल जाते हैं। तो बताइए ये प्रकाशिक अपघटन हो गया। यह आपको समझ में आ गया ना, प्रकाशिक अपघटन कहाँ होता है, PS सेकंड में। और यहां पर क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो आप याद रखना कि जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है। किस में होता है, लाइट रिएक्शन में। और जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। क्लियर है, हाँ। और जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन की सहायता होती है, PS सेकंड की। PS फर्स्ट का कोई रोल नहीं होता है इसमें। अब ध्यान से समझो कि ये मैंने आपको क्यों बताया, आरेख में भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। अब देखिए यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझो मेरी बात को, कि इस PS सेकंड के पास जो वाटर रिडक्टेज की क्रिया हुई थी, जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया हुई थी, इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके होल को भरने के काम आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना आप, कि जल का प्रकाशिक अपघटन होने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए थे, वही इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन निकलने से जो होल हुआ था, जो कमी हुई थी, उसको फिलअप कर देते हैं। तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। किसको, रिएक्शन सेंटर को, P680 को। क्यों नहीं है भाई आवश्यकता, क्योंकि इसने जो रिलीज किए थे इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी लेस हो चुके थे, वो वापस आना चाहते थे, लेकिन इसके पास इसने ऑलरेडी कहीं और से इलेक्ट्रॉन को ले लिया। कहां से ले लिया, कि इसने जल के अणुओं को तोड़ा और जहां से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी कमी को पूरा करने के लिए ग्रहण कर लिया। तो अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी लेस हो चुके हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोसाइनिन के पास आ चुके हैं, क्या इनको ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं, नहीं करेगा ना। लेकिन हमें अपने इन इलेक्ट्रॉनों को तो रिचार्ज करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बात को ध्यान से समझना आप, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट हमारे PS फर्स्ट के पास पहुंच जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी लेस हो चुके थे वो P680 के पास जाना चाहते थे, लेकिन वहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर, सॉरी रिएक्शन सेंटर नहीं बोलेंगे हम, ये PS फर्स्ट के पास पहुंच जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी आने वाली है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है ना। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई अचक्रीय तो बात हो गई, अचक्रीय तो बात हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे वो यहां ना आकर P700 के पास पहुंच गए, ठीक है। क्यों पहुंचे, रीजन आपके सामने क्लियर है, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। हाँ, पूरी वीडियो देखना, हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना और फिर थ्योरी से रिलेट करना, फिर मेरे से बात करना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ देखिए, तो मैं आपको हर पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको सारी रीजन क्लियर है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेस हो चुके थे वो आखिर क्यों इसके पास नहीं जा पाए, P680 के पास, ठीक है। रीजन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो P700 के पास पहुंच गए, और ये कैसे हो गए, अब एनर्जी लेस हो गए।
ऊर्जा है अब इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले एनर्जी लेस हो चुके थे, फिर वही घटना, ये फिर इन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, मुक्त करेगा। समझ में आ गई बात? अब तो आप समझदार हैं। अब आयरन सल्फाइड इनको ग्रहण करेगा और आयरन सल्फाइड से ये कहां जाएंगे, फेरिडॉक्सिन के पास। किसके पास? फेरिडॉक्सिन के पास। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो वही प्रक्रम चल गया चक्रीय वाला, लेकिन मैं अब आपको एक बहुत पॉइंट की बात बता दूं कि जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास आते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गिराई या मैं कहूं एटीपी नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, एक कोएंजाइम होता है जिसको हम एनएडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएडीपी। याद कीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन से हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस का जो समीकरण था हम उसी को एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का हमें निर्माण करना था। अभी हमने जल का प्रयोग किया है, कहीं CO2 का प्रयोग आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसमें हम केवल जल का प्रयोग करते हैं और क्या बनती है, ऑक्सीजन। एक क्रियाधार एक प्रोडक्ट। अब दूसरा क्रियाधार जिसको हम CO2 बोलते हैं और दूसरा प्रोडक्ट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो कहां बनने वाला है, डार्क रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में। क्लियर है? हाँ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में ही कि भाई जो लाइट रिएक्शन होती है उसका एक उद्देश्य होता है कि आपको एटीपी और NADPH बनाना है। क्यों बनाना है NADPH? क्योंकि यह एक अपचायक एंजाइम है, एक रिड्यूस एंजाइम है, और ये रिड्यूस एंजाइम CO2 को अपचयित कर सकता है ग्लूकोज में, और हमें तो ग्लूकोज बनाना है। तो उस ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कौन चाहिए, एक रिड्यूस को एंजाइम चाहिए, एक अपचायक एंजाइम चाहिए जिसको हम NADPH बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, NADP। क्या है ये, NADP। तो मेरी अब बात को ध्यान से समझना, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। ये जो NADP होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसके पास एनर्जी आ जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना जिनके पास एनर्जी थी, वो अब ATP नहीं बनाएंगे, ये क्या करते हैं, इनको NADP ग्रहण कर लेता है और NADP के पास ऊर्जा आ जाती है, और इस NADP की बहुत टकटकी नजर लगी हुई होती है। किसके पास? बोलो किसके पास? इन आयनिक हाइड्रोजन के पास। अरे NADPH प्लस H प्लस कहां से बना सकता है, जब ये आयनिक हाइड्रोजन को ग्रहण करे। तो मैं आपको बता दूं, ये तिरछी नजरों से इसको देखता है कि मुझे H प्लस चाहिए। तो PS सेकंड ने जो जल के मॉलिक्यूल को प्रकाशिक अपघटन करके तोड़ा था, तो उसमें 4 हाइड्रोजन निकले थे 4 हाइड्रोजन, है ना। तो वो 4 आयनिक हाइड्रोजन NADP के पास जैसे ही ऊर्जा आ जाती है, तो NADP इन हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है और बनाता है NADPH प्लस H प्लस। मेरी बात समझ में आई? अभी कुछ बात रह गई है, वो क्या भाई, ये NADPH प्लस H प्लस में तो 2 ही आयनिक हाइड्रोजन प्रयुक्त हुए हैं, बाकी के 2 आयनिक हाइड्रोजन कहां है? यहां तो 4 आयनिक हाइड्रोजन है। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य बात, कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को अपचयित करने के लिए हमें 2 NADPH की आवश्यकता होती है।
ये कितना अणु है NADPH का? 1। तो अब यदि मैं इसको आगे 2 लगा दूं, 2 NADPH प्लस H प्लस, तो आप मुझे बताइए इसमें आपके चारों आयनिक हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं नहीं हो रहे? हो रहे ना? क्यों लगाया मैंने ये 2? क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को अपचयित करने के लिए 2 NADPH की आवश्यकता होती है, और हमारे पास तभी तो 2 हाइड्रोजन 2 जल के अणु थे। समझ में आ गई बात? तो लेकिन हम लिख ऐसा सकते हैं NADPH प्लस H प्लस, लेकिन ये कंसेप्ट भी या तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कितने अणु चाहिए, क्या होता है। तो बताइए ये NADPH प्लस H प्लस का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, और ATP बनी, NADPH बना, क्या है फिर ये? अरे लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि लाइट रिएक्शन का मेन ऑब्जेक्ट केवल ATP और NADPH का निर्माण होता है, जिसे हम 80 मिलिट्री पावर कह के चलते हैं, स्वांगीकरण ऊर्जा। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या दिक्कत है इसमें? समझ में आई बात? ठीक है, एक बार नोट कीजिए बिल्कुल इसी प्रकार, क्योंकि मैं इसमें फिर कोई चेंजमेंट करूंगा। नोट कीजिए इसको फटाफट, फिर इसको दोबारा फर्स्ट रिवाइज में हम देखेंगे। अभी ढंग से नोट करना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर कंपटीशन एग्जाम मोस्टली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे अच्छे यहां से क्वेश्चन आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका क्या कंसेप्ट है, तो ध्यानपूर्वक इसको समझ लेना, है ना। तो ये सभी ने नोट कर लिया। अब मैं एक बार दोबारा से नॉन साइकिल आपको बता दूं फास्ट रिवाइज में। देखिए, अपने दिमाग को एक तो फ्री रखा करो, मेरे हर शब्द पे ट्रस्ट किया करो, उसको समझने की कोशिश किया करो। देखो भाई, जैसे बात आती है अचक्रीय की, तो आपके दिमाग में एक बात घूम जानी चाहिए कि यार हम अचक्रीय की बात कर रहे हैं, तो जरूर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उस स्थान पर नहीं आएगा, कहीं और जाएगा। सिंपल है। फास्फोरिलीकरण भी लगा हुआ है, तो फास्फोरिलीकरण तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर यदि हम ADP से ATP बना दें तो उसे हम फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो बताओ इस दोनों बातों में आपको क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब चलिए, ये हमें याद रखना है कि भाई हमारे पास 2 प्रकाश तंत्र होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। जो PS फर्स्ट होता है वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों में भाग लेता है, जबकि PS सेकंड केवल अचक्रीय में भाग लेता है। तो चक्रीय तो हमको बहुत इजी लगा था, इसलिए आराम से पढ़ लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अचक्रीय की। तो हमारे दिमाग में एक बात तो फिक्स है कि भाई अचक्रीय में जरूर 2 प्रकाश तंत्र भाग लेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे की तरफ जाते हैं। यदि चक्रीय होता तो जहां से निकले हैं वहीं आ जाते, तो केवल एक PS की जरूरत होती। ये कुछ कंसेप्ट अपने माइंड में बनाने पड़ते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, हाँ, ये कुछ बातें हमें पता चली। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अचक्रीय की बात, तो हम PS सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और हमको पता है कि जो PS सेकंड होता है उसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है, अर्थात ये ऐसा सेंटर है जो 680 से नीचे के लैम्बडा की किरणों का बेस्ट एब्जॉर्ब करता है, और जो PS फर्स्ट होता है वो 700 तक की किरणों का बेस्ट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात हुई है। अब अपने टॉपिक पर आइए, वही सिंपल सी बात, सर्वप्रथम फोटोन आए, क्लोरोफिल के अणुओं ने एक्सेप्ट किया,
देखो पहला पॉइंट तो यही है क्या, कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और पर्णहरित अणु का उत्तेजित होना, है कि नहीं? पहला पॉइंट है ना, अवशोषण हुआ और पर्णहरित के अणु क्या हुए, एक्साइट हुए। एक्साइट होने से इनका रिएक्शन सेंटर होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये कॉमन सी बात है। अब अचक्रीय में जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो थियोफाइटिन होता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो प्लास्टोक्विनोन होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आपको इनकी इलेक्ट्रॉन ग्राही किस प्रकार याद रखने। दोनों में ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्राही तो कॉमन है, पहले और दूसरे दोनों के डिफरेंट हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें समझना मैंने कैसे बताया है, ठीक है। तो थियोफाइटिन ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जिनके पास एनर्जी थी। ये एनर्जी युक्त इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास आए और प्लास्टोक्विनोन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही को ट्रांसफर हुए, तो इन्होंने क्या किया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का कर दिया निर्माण, है ना। अब एटीपी का निर्माण करने से जो इलेक्ट्रॉन थे वो हो गए एनर्जी लेस। कैसे रह गए, एनर्जी लेस रह गए, ऊर्जा रहित हो गए। अब इनको जाना चाहिए था P680 के पास, लेकिन इससे पहले यहां पर क्या घटना हो गई कि जैसे ये कहीं और मौज मस्ती कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास मजे लेते हुए घूम रहा था, कभी थियोफाइटिन के पास, कभी प्लास्टोक्विनोन के पास, है ना। इतने में क्या हुआ कि इस PS सेकंड ने कुछ प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के अणुओं को तोड़ दिया और 4 आयनिक हाइड्रोजन बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन बनाए और 1 ऑक्सीजन का अणु बनाया, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बने थे वही इलेक्ट्रॉन इसकी होल को पूरा कर देते हैं, तो अब इसको आवश्यकता नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी लेस होकर आए प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे, इन्होंने देखा कि यहां पर तो मेरे लिए जगह ही नहीं है, चलो फिर किसी दूसरे को तलाशते हैं। तो इसीलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कहां पहुंच गए, PS फर्स्ट के पास पहुंच गए, और PS फर्स्ट से रिचार्ज हुए, वापस इनको आयरन सल्फाइड ने, फिर फेरिडॉक्सिन ने, और जैसे ये फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचते हैं इनको ग्रहण करता है NADP, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका पूरा नाम है, निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इस NADP का पूरा नाम है, ठीक है। तो ये जो NADP थे इन्होंने इस एनर्जी नेस या एनर्जी युक्त इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर इसके पास ऊर्जा गई, और जैसे ही इसके पास ऊर्जा आई तो इसकी नजर और किस पे थी, इन आयनिक हाइड्रोजन पर, और इन आयनिक हाइड्रोजन से मिलकर ये NADPH प्लस H+ का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, सुनिए, यहां पर ATP और NADPH का हमने निर्माण कर लिया, कौन से में किया, नॉन साइक्लिक के किया। तो हमारी लाइट रिएक्शन का उद्देश्य क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप PDF में देखना, पूरी चीज लिखी हुई है। भाई मैं आपको कितनी बार बता दूं कि नोट्स सेलेक्टिव है, मेरी भाषा भी सेलेक्टिव है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल वहीं से रिलेट करेंगे जो नोट्सों में शब्द लिखे हुए, एक बार आप उसको मिला के देखा करो, ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन में कि इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं हिल, क्योंकि रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था लाइट रिएक्शन को, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं लाइट रिएक्शन को। और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें स्वांगीकरण ऊर्जा का
निर्माण होता है, अर्थात एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। तो आप मुझे बताइए, आपने किया कि नहीं किया दोनों का निर्माण? बनाना सीख गए आप कि इनका निर्माण आखिर कैसे हुआ? क्या दिक्कत है बताओ इसको बनाने में? समझ में आ गई? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बना लेंगे। एक बात और मैं यहां पर आपको बताऊं कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को हम जेड स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड। जेड क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहां देखो इसकी संरचना, समझ नहीं, एक बात समझना, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक जेड जैसी संरचना बनती है अचक्रीय की, इसीलिए हम इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो जेड स्कीम से बनता है कि जेड स्कीम का आरेख बनाइए। वो आपसे इतना पूछेगा, जेड स्कीम का आरेख, तो आप समझ जाना कि वह अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की ही बात कर रहा है जेड स्कीम से। क्योंकि आपको लग रहा है ना, देखो ये पीएस सेकंड का, यहां तक ये एनर्जी लेस हो गई इलेक्ट्रॉन, और ये वापस यहां एनर्जी लेस होकर यही P700 यहां से इलेक्ट्रॉन गिराई और बस ये बन गए जेड, है ना। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है? जेड स्कीम। किसको? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को। तो आपको दोनों चक्रीय और अचक्रीय समझ में आ गए, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होते हैं भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों के आरेख हैं जो आपको मुख्य रूप से बनाना सीखना है। और मैं आपको बता दूं मेरे अकॉर्डिंग कि भाई थ्योरी वो कम पूछता है, वो आपसे आरेख ही बनवाता है कि आप आरेख का निर्माण कीजिए। और यदि आप आरेख का निर्माण करना जानते हैं तो इसकी थ्योरी भी आप जान जाएंगे। कैसे? अब मैं आपको बता देता हूं उसकी थोड़ी सी थ्योरी। देखिए कि भाई जैसे आप अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करेंगे तो आप उसमें ऐसे बोलना कि अचक्रीय में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते नहीं लेते, है ना। फिर आप बोलेंगे कि सर्वप्रथम वही हुआ, प्रकाश ऊर्जा को पर्णहरित अणु एब्जॉर्ब करके P680 के पास भेज देते हैं एक्साइट होकर, फिर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। वो इलेक्ट्रॉन, अरे यार कितनी सिंपल है, मैं कह रहा हूं कितनी सिंपल थ्योरी है। आप आरेख बनाना सीख गए मतलब थ्योरी सीख गए। मैं कहां से सीखा? मैं आरेख से तो बोल रहा हूं। कैसे? ऊर्जा एब्जॉर्ब की, पर्णहरित अणु एक्साइट हुए, P680 के पास आई ऊर्जा, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए कहां पहुंची? विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ गया और साइटोक्रोम B6 और F के मध्य क्या बनाया? एटीपी बनाई, है ना। और ये ऊर्जा रहित कहां पहुंच जाते हैं? P700 पर पहुंच जाते हैं। अतः यहां उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन P680 से निकलते हैं और वहां वापस लौटने की बजाय P700 पर पहुंच जाते हैं और P700 से ये NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, NADP द्वारा ग्रहण किए नहीं किए, इसलिए इसको हम अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। क्या दिक्कत है? आप थोड़ी सी थ्योरी सेट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसे ही टेंशन ले दो, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो आप समझ गए नॉन साइक्लिक को और साइक्लिक को। अब ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जब हमें समझ में आया तो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात अभी बताना चाहता हूं, आप केवल शब्दों को समझना। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि यदि हमें लाइट रिएक्शन को समझना है तो आपको सबसे पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को समझना होगा। अब आपको उस बात की सत्यता पता चलेगी। कैसे? यदि आप स्टार्टिंग की थ्योरी देखें इस टॉपिक की, लाइट रिएक्शन की, तो वहां क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है
कि प्रकाशिक अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हेडिंग है लाइट रिएक्शन, वहां लिखा हुआ है कि इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, इसमें स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण होता है, लिखा हुआ है ना। अब फिर और लिखा हुआ है कि इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं, लिखा हुआ है ना। और फिर आपको 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं वहां पर। अब वो 5 पॉइंट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कोई भी स्टूडेंट उन्हें इनको समझे बिना समझ के बता दे। आप देखना उनको कि यदि आप तब तक इसको नहीं समझेंगे, उससे पहले कोई समझ ही नहीं सकता है उसको, जो स्टार्टिंग में थ्योरी है, ठीक है। उसके कंसेप्ट इन दोनों पर टिके हुए हैं। अब आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे, मैं उनको पढ़ रहा हूं, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में ही ये आरबीएसई सिलेबस है, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे शब्द होते हैं, फिक्स बातें होती हैं, ठीक है। देखना, ध्यान से समझना। पहला है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व पर्णहरित अणु का उत्तेजित होना, ठीक है। दूसरा है जल का प्रकाशिक अपघटन व O2 का निकास। तीसरा है NADPH प्लस H प्लस का निर्माण, ठीक है, 3 हो गए। चौथा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और 5वां है लाल पतन इमर्सन वृद्धि प्रभाव व वर्णक तंत्र, ठीक है। एक बार इन 5 को आप नोट करना या अपने दिमाग में रखना, जरा रख लिए। 5 पॉइंट है ना स्टार्टिंग में। अब एक बात मेरे ध्यान समझना, यदि मैं स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक को ऐसे स्टार्ट करता तो क्या आप समझ पाते कि आखिर ये क्या घटना है? नहीं समझ पाते ना। लेकिन अब आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं आप समझना। देखो कैसे, ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं वो पूरे प्रकाशिक अभिक्रिया के हैं, कंप्लीट ओवरऑल मैं कह रहा हूं पूरे कंप्लीट चरण है, क्रिया पूरी लाइट रिएक्शन की। कैसे है भाई, ध्यान से समझना। क्या मुझे बताइए कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है कि नहीं होता, जिससे पर्णहरित अणु उत्तेजित होते हैं, नहीं होते? क्या दिक्कत है इस टॉपिक में? नहीं समझ गए क्या आप? नहीं जानते आप इस टॉपिक को? जानते हैं ना कि प्रोटॉन आते हैं, एब्जॉर्ब होकर एक्साइट होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या दिक्कत है इसको में? दूसरा मुझे बताइए, लाइट रिएक्शन में जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ कि नहीं हुआ, और ऑक्सीजन का निकास हुआ कि नहीं हुआ? याद कीजिए अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण को, इसकी थ्योरी देखना और फिर बात करना। डिटो शब्द जो मैंने बोले हैं आपको वही आपको मिलेंगे, पूरा इक्वेशन मिलेगा, समीकरण मिलेगा, उस थ्योरी को पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात? तीसरा NADPH प्लस H प्लस का निर्माण। आप मुझे बताइए लाइट रिएक्शन में अचक्रीय में NADPH का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था? कैसे बोलेंगे आप कि जो आयनिक हाइड्रोजन है, जल के प्रकाशिक अपघटन से जो आयनिक हाइड्रोजन प्राप्त हुए थे, यदि उनको NADP ग्रहण कर लें तो NADPH का निर्माण होता है। क्या आप इसको समझ पाते क्या कि NADPH कैसे बना? मैं इसको कैसे समझाता?
समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब लेकिन अब आपको पता चल गया ना कि जो NADPH का निर्माण है वो किस प्रकार हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसकी थ्योरी पढ़ना बिल्कुल समझ जाएंगे। देखो, प्रकाश फास्फोरीकरण मतलब वो ये कह रहा है कि इस लाइट रिएक्शन में ATP बनता है, बताओ बनता नहीं बनता, है ना। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। लाल पतन, इमर्शन, वृद्धि प्रभाव और वर्णक तंत्र, इसकी हम कल बात करेंगे और कल मैं इनकी थ्योरी लिखकर आपको समझाऊंगा, तब हम अपने पूरे टॉपिक को क्लियर मानेंगे। ठीक है भाई, चलो। आज वैसे आपको ये लग रहा होगा सर आज गुस्से में क्यों है? अरे मैं गुस्सा नहीं हूं, ठीक है। एक है कोई पता नहीं कौन कहां से आ जाते हैं, कौन है? एक तो इच्छाधारी नागिन, पता नहीं कहां ये बरसात के मौसम में नागिन और नाग आ रहे हैं। ये कौन है भाई, कहां से लाते हो ये शब्द आप, है ना? ठीक है भाई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखो, मैंने इसीलिए वो टॉपिक आपको पहले कराए थे, तो आप उन टॉपिकों को समझना। आज आपको क्या करना है, केवल pH सेकंड और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण की थ्योरी देखकर और उस आरेख को बनाकर देखना है बस, ठीक है। और अगली वीडियो में हम अपनी इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके पास टाइम बचेगा, फिर आप स्टार्टिंग में इन टॉपिक को देखना और फिर उनको भाई समझने की कोशिश करना कि भाई ये शब्द क्या कह रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, कहां से तैयारी करनी है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे और कल।